So, hello, good morning, everyone. So, I welcome you all to this Adant Education channel. So, आज का सेशन या आज की वीडियो तीसरी वीडियो रहने वाली है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के कोर्स में सीरीज में। सो आज के सेशन में हम कुछ पिछली चीज़ें रिवाइज करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। जैसे पिछले सेशन में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, उस फोर्स के नेचर, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे उसमें और साथ ही साथ कुछ कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करें स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कूलम्स लॉ। कल शायद कूलम्स लॉ की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, बट विल ट्राई टू राइट इट डाउन। कूलम्स लॉ, राइट। स्पेलिंग में क्या रखा है, फीलिंग पे जाओ ना यार। ठीक है, चलो कूलम्स लॉ हमने देखा था कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 और आर पता है आपको क्या है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म नहीं लिखिए, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, वेक्टर फॉर्म भी समझेंगे कुछ समय। ठीक है, इसके बारे में हमने छोटी छोटी चीजें समझी थी कि यहाँ पे पहली चीज हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस रखते हैं हम, अगर राइट क्यू ए और क्यू बी, टोटली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, लेकिन जो इनमें जो फोर्स लगेगी एक दूसरे की वजह से, this will be always along the line joining the center of these point charges, I would say, right? The direction of FE will be along the line joining the 2 point charges, और इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अच्छा, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस? वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच जो मैंने आपको अभी बताया। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स बता सकते हैं? एनीथिंग एल्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ग्रेविटेशन हमने पढ़ा 11th ग्रेड में, राइट? तो वो भी जो फोर्स होती है वो अलोंग द लाइन चुनिंग द सेंटर होती है। ठीक है ना, टोटली मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ये डिपेंड करता है नेचर। अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जैसे ये 2 पॉइंट मासेस है, दोनों अनलाइक हैं, सॉरी पॉइंट चार्जेस दोनों अनलाइक नेचर हैं, अनलाइक चार्जेस हैं नेचर, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, राइट? बट इन द केस कि दोनों लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और वो भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगी। ठीक है, इस वाले पे इधर को लगेगी, इस वाले पे इधर को लगेगी, लेकिन लगेगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स इस पे इधर लगेगी और फोर्स इस पे इधर लगेगी, लेकिन देख रहे हो ना, अभी भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही है। तो ये होती हैं सेंट्रल फोर्सेस। फिर हम कुछ समझेंगे, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था डायरेक्शन देख लिया। ओके, हमने एक चीज और यहाँ पे हमने देखा था कि जो फोर्स होती है एफई, ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर, या ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। जिस भी मीडियम में चार्ज रखे हैं उस मीडियम पे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे थोड़ा सा आगे फिर। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम समझते हैं, सपोज करते हैं, डायग्राम समझाता हूँ। ये एक चार्ज है क्यू ए और ये एक चार्ज है क्यू बी। ठीक है, कुछ भी नेचर है इनका, सपोज ये अनलाइक इन नेचर हैं, तो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ये। सपोज पहला पहला फोर्स ये यहाँ पे लगा रहा है और ये यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आपस में इनमें प्यार मोहब्बत चल रही है, फोर्स लग रहा है, आपस में अट्रैक्शन है इनमें। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तभी आती है एंट्री होती है विलेन की या तीसरे इंसान की, जिसे हम लव ट्रायंगल कह सकते हैं या लव ट्रायंगल कहते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, सपोज क्यूसी, तो तीसरा चार्ज आ गया क्यूसी। तो इस क्यूसी की वजह से हमें पता है कभी भी दो चार्जेस आसपास होंगे तो वो आपस में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। अब ये जब फोर्स लग रहा है कुछ, तो डेफिनेटली जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी उसके अलोंग भी इनके बीच में फोर्स लगेगा, इजंट इट?
उसके अलोंग भी इनके बीच में फोर्स लगेगा। ऐसे ही जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी, इसके अलोंग बी और सी में फोर्स लगेगा, इजंट इट? लगेगा यार, वो तो क्लियर है, साफ सीधी बात है, लगेगा ही। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्यू ए जो फोर्स पहले क्यू बी को दे रहा था, यानी जो चार्ज की वजह से जो फोर्स पहले क्यू बी को दे रहा था, या जो प्यार क्यू बी को पूरा दे दे रहा था, तो क्या अब क्यू ए क्यू सी को उसी में से कुछ देगा? मतलब क्या क्यू बी की तरफ उसकी फोर्स कम हो जाएगी? तो समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मेरे पास हम्म, मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड को, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझसे उधार मांगे, तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रेंड है जो मुझसे उधार मांग रहा है, तो मैंने उसको सारे रुपए दे सकता हूँ। 100 रुपए मेरी एबिलिटी है कि मैं उसको 100 रुपए दे सकता हूँ, तो मैक्सिमम उसको 100 रुपए मैं दे दूंगा। वहीं पे अब अगर मेरे पास एक फ्रेंड और आ गया ऐसे ही उधार मांगने वाला, राइट, अब मेरे 2 फ्रेंड हैं जो उधार मांगते रहते हैं, तो अब क्योंकि फ्रेंडशिप बॉन्डिंग दोनों के साथ बराबर है, चार्ज की वैल्यू कहो या कुछ भी कहो वो सेम ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस 100 को आधा करूंगा और आधा पहले वाले को दूंगा, आधा दूसरे वाले को दूंगा। तो क्या क्यूए भी ऐसा करेगा? द आंसर इज नो। नो। तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो कि there is no change in the electrostatic force due to interaction because of any other charge present। तो हिंदी में समझो यार, दो चार्जेस के बीच में कुछ भी फोर्स लग रहा है, उस फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा चाहे आसपास कितने भी चार्जेस हों, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में वो फोर्स सेम ही रहेगा। समझ में आया? नहीं आया फिर बताता हूँ। चलो, ये एक पॉइंट, ये एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज क्यू बी, ये एक चार्ज क्यू सी, ये एक चार्ज क्यू टी, ठीक है। तो क्यू ए और क्यू बी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब उसको मिटा देते हैं, ये अभी कुछ भी नहीं था, तो क्यू ए और क्यू बी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो सपोज कहते हैं एफ, या जो है वो सपोज कहते हैं 10 न्यूटन होगा, जस्ट अजम्पशन, ओके। अब नाउ सपोज यहाँ पे एक और चार्ज आपका क्यू सी आ गया, तो डेफिनेटली क्यू ए और क्यू सी के बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो इन द सेकेंड केस वो वो डिपेंड करेगा इन क्यू ए और क्यू सी के चार्ज वैल्यूज पे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ लगा के निकाल सकते हैं, आई मीन कूलम्ब्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं। तो क्या क्यूसी के आने से इस फोर्स पर कुछ भी फर्क पड़ेगा? विल इट चेंज? द आंसर इज नो, इट विल नॉट चेंज, ओके। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी कूलम्ब्स लॉ का, तो ये क्या कहता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज के बारे में, जब दो चार्जेस की फोर्स के बीच, जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात हो रही है, तो सिर्फ उन्हीं दो चार्जेस को कंसिडर किया जाता है, उनके बीच की डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है, किसी तीसरी चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। तो this 10 Newton will stay 10 Newton, doesn't matter how many charges are present in the vicinity. Is this clear? I hope this is clear. ओके, सो एक लास्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, अच्छा, जब हमने कुछ 11th ग्रेड में पढ़ा था, तो उसमें हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने फोर्सेस में, जब वर्क पावर एनर्जी की चैप्टर पढ़ा था, तो हमने दो चीज़ें देखी थी कि जो फोर्सेस होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद आ रहा है कुछ? पढ़ा तो होगा यार, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, बट आपने कहीं ना कहीं बुक्स में टीचर से किसी तरह पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक तो मैंने देखी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने देखा था इफ यू रिमेम्बर।
लाइक 11th ग्रेड में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। दिस फोर्स, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, राइट। ऐसे ही जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये भी टोटली इंडिपेंडेंट होती है, इसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, राइट। सो ये हमने कुछ पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन इजी है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1। सो ये आपके मेंस के एग्जाम में आया हुआ है, IIT जेई मेंस, ठीक है। तो कंसेप्चुअल है, इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है। तो मुझे बताओ, दो चार्जेस हैं, ठीक है। दो चार्जेस हैं, क्यू ए और क्यू बी, और ये आर डिस्टेंस पे रखे हैं एंड दीज आर फिक्स्ड, ठीक है। ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, राइट। सो अब मुझे बताओ, क्यू ए क्यू बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, ओके। क्यू ए क्यू बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये बताया भी नहीं है, बस इतना बताया गया है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ई। अच्छा, क्यू ए क्यू बी के टर्म्स में नहीं बताना है आपको, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से आसान हो जाएगा, आपको अप्रोच नहीं होगा। तो सोचो, दो चार्जेस हैं, कुछ भी दो चार्जेस हैं, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, दोनों फिक्स है, मूव नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्या होगा? अच्छा, आप इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करें, आसान है। सो सबसे पहले क्योंकि हमें एफ ई निकालना है, तो एफ ई के लिए हमें एक ही चीज पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ या फिर कूलम्स लॉ, जो कि कहता है कि फोर्स होता है वो के इंटू क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू ए क्यू बी नहीं पता, आर हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, नहीं फिक्स्ड है, तो के अपॉन आर स्क्वायर तो भाई साहब कांस्टेंट। व्हाट कैन वैरी? दिस क्यू ए एंड क्यू बी कैन वैरी। नाउ सिंस वी हैव टू फोकस ऑन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू टू गेट एफ ई मिनिमम, हमें पता है कि क्यू ए इंटू क्यू बी भी मिनिमम होना चाहिए, इजंट इट। अब क्यू ए यानी कि चार्ज ऑन ए इंटू चार्ज ऑन बी, ये मिनिमम क्या हो सकता है? सोचो, ये पढ़ा हुआ है, अभी हमने पिछले सेशन में या पिछले से पिछले सेशन में इसके बारे में कुछ समझा था। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इन बॉडी? क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इन बॉडी? द मिनिमम value of charge on a body can be equal to the charge of one electron, जो कि होती है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। हाँ, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, वो तो नेचर बताता है ना, हमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ ना। तो एक बॉडी पे सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है, ये। सो चलो निकालते हैं, यहाँ पे यही रखते, एफ मिनिमम, एफ ई मिनिमम इज के अपॉन आर स्क्वेयर इंटू क्यू ए की जगह हम रखते हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 ई सपोज, राइट, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्यू बी की जगह पे भी हम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करते हैं, अच्छा वैल्यू रख के कर लें, डिपेंड करता है, वैल्यू भी रख सकते हैं, वैल्यू रखने में कोई रोक तो है नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर। सो ये डिपेंड, ये आता है मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दीज टू चार्जेस। ई की अगर वैल्यू रखनी है तो ई की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हुए थे उस एक क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है, ऑप्शन से चीज थोड़ी आसान हो जाती। कॉन्सेप्ट समझ में चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट लगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पे लगा, इजी है, मजा आया। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते हैं वो एक्चुअल में टफ क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी यानी कि ईज़ी-ईज़ी छोटी-छोटी कुछ 3 से 4 चीज़ें मिला दो, तो आपका जो कंबाइंड क्वेश्चन बनता है ना, वो मिलता नहीं है लोगों से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका या इसको इसके साथ आगे बढ़ने का तरीका यही है कि उन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा? कूलम्ब्स लॉ। और इसी पे देखना आपको ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर पुराने या आपने देखोगे उठा के नोटबुक, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि जो आप जो हिलेंगे नहीं, जो बहुत टिपिकल लगेंगे। हम इसमें मैकेनिक्स भी ऐड कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स भी ऐड कर सकते हैं, एनएलएम भी ऐड कर सकते हैं, सर्कुलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं जब हम छोटे-छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन क्यों, अभी तो स्टार्ट करा है, अब तो करते हैं क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चलो ये करते हैं। सपोज करते हैं एक लाइन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है। इस चार्ज कितना है? 2 कूलम्स। ये कितना है? ये भी 2 कूलम्स। इसका मास है 2 केजी, इसका मास है 4 केजी। ठीक है, ये आपके फिक्स्ड है? फिक्स्ड है? नहीं, ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूविंग चार्ज है, मतलब फ्री टू मूव चार्ज है। क्या कहाँ से फ्री टू मूव चार्ज है? ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0 ये स्टेशनरी थे। एट t इक्वल्स टू t सेकेंड्स ये चार्ज मूव करके यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी हो गई, नाम देते हैं क्या इसका, इसको एल बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी हो गई 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि क्योंकि ये मूवेबल हैं और क्योंकि देख रहे हो आप सेम नेचर के हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो ये चार्ज मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कहता है कि इनिशियली दोनों चार्जेस रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, और दोनों चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, दोनों चार्जेस के मास दे रखे हैं। क्योंकि इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लगेगा तो है ना, ये तो पता है, दो चार्जेस जब पास में उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बी वाला तो भाग के थोड़ा सा आगे बढ़ गया और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ए वाला भी तो पीछे जाएगा, ए वाला क्योंकि रिपल्सिव तो दूर को भागेगा ना, तो ए वाला भी पीछे जाएगा, तो ए की वेलोसिटी क्या होगी एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। अब इसको कैसे सॉल्व करें? कोई तरीका क्या हो सकता है, सोचो क्या तरीका हो सकता है, सोचो। कुछ नया नहीं, जितना पढ़ा है अभी या अभी से पहले वही यूज करेंगे, तो वही से उसी से ये सॉल्व सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। सोचो 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 सोचो। अच्छा, इस वीडियो को पॉज करना, फिर करने की कोशिश करना, 1 मिनट लेना, करने की कोशिश करना, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे होगा। चलो, जैसे ये हमारा मास रखा था एक और ये हमारा दूसरा, मतलब चार्ज। और क्योंकि ध्यान से देखो तो इसमें बाहर से कुछ किया क्या हमने? क्या बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया, क्या टच करा, क्या धक्का दिया, क्या खींचा? कुछ नहीं करा। तो ये कैसा सिस्टम होता है, ये कैसा सिस्टम बन गया? ये बन गया आइसोलेटेड सिस्टम, है कि नहीं? ये बन गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में तुमने अगर शुरुआत में पढ़ा होगा, राइट, जब हम पहले पढ़ रहे थे, एनएलएम पढ़ा था हमने, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है भैया? मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो यही हम यूज करेंगे। सो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल हम लिख सकते हैं। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, सो दोनों की वेलोसिटी चलो लिख लेते हैं 2 × 0 प्लस 4 × 0। और फाइनली फाइनली ये वी भी हमारा इधर चला गया, तो इसकी वेलोसिटी ये, अच्छा चलो वी ए को लिख के चलते हैं, 2 × वी ए। अभी हम डायरेक्शन को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे वेलोसिटी के साइन से निकल आएगा, प्लस अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ना, सो 4 × 20 ये लगाएंगे और वी ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे।
बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ आ जाएगा -80, यानी कि -40 मीटर पर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। नेगेटिव मतलब इधर ये अगर हमने पॉजिटिव लिया तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, और दिख भी रहा है कि ये तो पीछे जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए देखो इस क्वेश्चन में आया ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन कहीं पे भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करा क्या? क्या कहीं पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करा सिर्फ इस चीज के अलावा कि दोनों अपोजिट लाइक अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे और दूर की तरफ भागेंगे? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऐड कर दिया मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, तो ये बन गया एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वाज कंपैरेटिवली इजी, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा इसको आसानी से। चलो एक और क्वेश्चन, इसी को हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो और बढ़ाते हैं। सेम केस है, ठीक है, सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन का। ये मास, ये चार्ज, ये 2 kg का चार्ज, ये 4 kg का चार्ज, ठीक है। और दिया है कि यहाँ पे तो टाइम t इक्वल टू 0 था, बट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड्स पे क्या हुआ, ये वाला जो चार्ज था ये कुछ डिस्टेंस चला, या इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो 10 मीटर का था। और क्योंकि ये फिक्स्ड ये भी नहीं है, ये भी फ्री मूविंग है, तो इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट रहेगा टी कुछ टी सेकेंड्स पे। तो मुझे बताओ, ये सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट डी ए है, तो ये डी ए कितना है, डी ए की वैल्यू बताओ। सबको सेम राइट, चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बस एक एडिशनल चीज आपसे पूछिए। सोचो क्या हो सकता है, थिंक अ बिट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पिछले वाले में तो वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट था, इसमें डिस्टेंस चाहिए, हम कैसे निकलेंगे? 1 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो, और फिर बताओ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला हम करते हैं आसान तरीके से। देखो साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हमने जो निकाला, इधर की तरफ जो वेलोसिटी थी वो 20 थी, पीछे की तरफ जो वेलोसिटी थी वो कितनी आई, 40 आई। तो ए वाला जो बॉडी है, ए बॉडी जो है, यानी ये जो ए बॉडी है मेरी, ये डबल वेलोसिटी यानी कि दुगनी स्पीड से पीछे भाग रही है, दुगनी वेलोसिटी से पीछे भाग रही है। सो टाइम तो सेम ही है। सब सोचो, एक चीज डबल वेलोसिटी से पीछे भाग रही है। अगर मैं सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, या मैं सपोज 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ, और मेरा फ्रेंड मुझसे अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो जितनी देर में मैं 10 मीटर्स कवर करूंगा उतनी देर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 20। अरे भैया, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इजंट इट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भैया टाइम तो सेम है, वेलोसिटी जब डबल है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो डबल होगा। तो अगर यहाँ पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 10 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30। क्या ये चीज समझ में आ रही? दिस इज वेरी बेसिक, राइट? ओके, तो दिस वाज इजी। अच्छा एक चीज इसको समझते हैं और दूसरे तरीके से, कि मैंने बताया था आपको, इसको करने का दो तरीके हो सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। देखो ये दो मासेस हैं, ठीक है, ये कितना 2 kg का, ये 4 kg का, दोनों 2 कूलम्ब चार्जेस हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, दोनों रेस्ट पे हैं, इजंट इट? तो दोनों रेस्ट पे हैं तो इनिशियल मोमेंटम 0। ओके सर, दोनों रेस्ट पे, तो इनका इनिशियल मोमेंटम है 0। नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। अगर इसको मैं सिस्टम मानता हूँ अपना, तो इस सिस्टम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नेट फोर्स कितना होगा भैया, जितना पहला वाला दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा या दूसरे को धक्का देगा, तो उतना ही दूसरा वाला पहले वाले को धक्का देगा। इतना फोर्स
इस डायरेक्शन में है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना ही तो फोर्स इस डायरेक्शन में है। ये चीज हमने देखी थी ना पहले। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा था ना, F12 इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट, तो F नेट की वैल्यू कितनी है, 0। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है। और जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है तो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0। समझ में आया? ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, जिसमें जब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो फटाफट। m1 की जगह आप ले लो 4, x1 की जगह आप ले लो 10, m2 की जगह आप ले लो 2 और x2 की जगह आप dA, राइट, इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा dA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40/2 यानी 20, और वो भी आ जाएगी माइनस के, माइनस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो was it easy? इट वॉज इजी। क्या करा आपने, कुछ नहीं करा। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत कम यूज करा, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे मैकेनिक्स बोल के पिलाया आपको। समझ में आया? तो क्वेश्चन टफ कैसे बनते हैं या कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनते हैं, जब हम एक कॉन्सेप्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं। जब कुछ ज्यादा चीजें हम ले आते हैं तो हमारा दिमाग घबरा जाता है। हमें लगता है अरे ये तो इसमें तो ये भी चीज आ रही है, इसमें तो वो भी आ रहा है, इसमें तो यहाँ पे भी आ रहा है। तभी हमको दिमाग हमारा घबरा जाता है और हमें लगता है क्वेश्चन टफ है और फिर हम हार मान जाते हैं। बल्कि हमारा तरीका ये होना चाहिए कि अगर हमें रास्ता ये ऐसे दिख रहा है तो हमें सीधे यहाँ ना पहुँच कर, बल्कि पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ही करके जाना है। समझिए? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और दिस इज सिंपल क्वेश्चन। चलो आ जाओ भाई पे। क्वेश्चन नंबर 3। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर सिस्टम है, यहाँ पे हमारे कुछ चार चीजें रखनी है। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमारा क्यू ए रखा है, ये क्यू बी रखा है, ये क्यू सी रखा है, ये क्यू डी रखा है। ओके, ये जो स्क्वायर है इसकी आर्म लेंथ जो है, साइड लेंथ, वो ए। अब इन सबकी वैल्यू सपोज कर देते हैं क्यू है। ओके, सपोज कर देते हैं क्यू है, सबकी वैल्यू क्यू है। तो मुझे बताओ फोर्स या नेट फोर्स ऑन सी, नेट फोर्स सी पे क्या होगा, ये बताओ। क्या ये निकाल सकते हो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन सी? सोचो सोचो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ कि सी पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हम्म कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो जरा सा ही है, जितना पढ़ा उतना ही है। जो हमने पहले पढ़ा है वो यहाँ पे आएगा, इस्तेमाल होगा, वो जरूरी होगा। सोचो 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 सोचो। चलो मैं बताता हूँ, इजी है। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो देखो, चलो सी पर बी की वजह से एक फोर्स लगेगा, सेम नेचर है, क्यों है, सेम नेचर है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी नीचे। ठीक है, और ये होगी एफ विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, है कि नहीं? चलो, अब सी पर डी की वजह से जो फोर्स होगी वो किधर होगी, वो होगी इधर, है ना? अरे रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि सेम नेचर ऑफ फोर्स है तो सेम, लाइक चार्जेस रिपल। सो ये की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ, जो कि अगेन सेम होगी, क्योंकि देखो चार्ज भी तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अच्छा जी अच्छा। अब सी पर कौन बचा, ये ए जो बचा ना, तो ए की वजह से जो फोर्स होगी वो किधर होगी, तो देखो along the line joining the two charges, यानी कि वो होगी कुछ इस डायरेक्शन में। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश लिखता हूँ मैं,
इसकी वैल्यू क्या होगी? सोचो, लगाओ कूलम्स लॉ। के चार्ज तो सेम है, क्यू ए स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे अभी तक ए थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी a√2। अरे निकाल लोगे ना पाइथागोरस लगा के, ये ए तो ये पाइथागोरस से a√2। a√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये होंगी तीन फोर्सेस। अरे भाई साहब, अब भी दिक्कत है क्या? लगाओ फटाफट इसमें। क्या लगाओ? वेक्टर्स लगाओ। रिजॉल्व करो या वेक्टर्स लगाओ। देखो मैं चीजें बताता हूँ, क्लियर। अगर इनका नेट निकाल रहे हो ना आप, नेट निकाल रहे हो ना, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, इधर तो पहले से ही एफ डैश है। सो इस वाले का और इस वाले का जो नेट होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि देखो दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इनका जो नेट आएगा वो 45 डिग्री पे आएगा। और हमें पता है ये वाला जो है कि ये 45 का, अरे सर की स्क्वायर की डायगोनल जो होती है 45 को होती है ना, ये भी 45 पे ही होगा। तो एफ डैश तो पहले से ही 45 पे है। तो यहाँ पे एफ रिजल्टेंट, यानी कि इस वाले का और इस वाले का इसमें ऐड है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी के, यानी एफ नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। आप इसको जरा सॉल्व करो, कॉमन वॉमन लो, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस √2। सॉल्व करो फर्दर, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 प्लस के 2√2। ये हो जाएगा एफ नेट ऑन सी। ठीक है, इजी। आया समझ में? वेरी इजी, इजंट इट? बस क्या करा आपने? वेक्टर का यूज करा, वेक्टर को सॉल्व करा। अरे ये तो पता है। ओ, तो इजी चीजें हैं ये। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर सेम वैल्यू है, सेम वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 45 डिग्री पे होगा। ये नहीं पता आपको? अरे रिजॉल्व करके निकाल लो या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा लो। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो f√2 होता है। अरे इतना तो आना चाहिए यार, जब आप अ, तैयारी कर रहे हो तो इतना तो एक्सपेक्ट किया आपको आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको करके लाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिमिलर, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होते, क्वेश्चन तो 10 बन जाएंगे, 20 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे आपका होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब मुझे बताओ एफ नेट ऑन सी कितना होगा? अब देखो चार्जेस में कुछ डिफरेंस आ गया है। ठीक है, सोच समझ के सॉल्व करना है आपको। और लेंथ ये स्क्वायर ही है, तो जो साइड लेंथ है वो ए है। इसको सॉल्व करो, नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में इसका सॉल्यूशन कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद आगे स्टार्ट। चलो, तो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।